हाय एवरीवन, एक लंबे ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में केयर से रिलेटेड। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा समराइज़ करके सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो की स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों को ये नया साल मुबारक हो। आई होप 2021 में कोरोना जैसी महाबीमारी का अंत हो जाए और बाकी सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखिए, प्रेगनेंसी में का जो फुल ड्यूरेशन होता है, जो 9 मंथ का होता है, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं और हर समय पर जो केयर होती है या फिर जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है। प्रेगनेंसी में जो भी केयर है इसको हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा, एक आयुर्वेद, MBBS, BHMS, कोई भी डॉक्टर आप प्रेफर करें, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक रीज़न है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती हैं या फिर जो जिनके कारण प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। और कई बार क्या इवन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी से पहले उन बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता और प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, तब पता चलता है कि अरे यार, इस फीमेल को तो ये प्रॉब्लम है। इस कंडीशन से बचने के लिए या इस कंडीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप हो। चेकअप कैसे होने चाहिए, कितनी बार होने चाहिए, वो मैं अभी आपको वीडियो के आगे में बताऊंगी। सेकंड अप्रोच होता है फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल हेल्थ का। फिज़िकल हेल्थ जो है इसके मेनली 4 पर्सपेक्टिव है। फर्स्ट थिंग तो डाइट, आप खाना क्या दे रहे हो प्रेग्नेंट लेडी को, किस तरीके की डाइट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ है एक्सरसाइज। जहाँ भी खाना आता है वहाँ एक्सरसाइज ज़रूर आती है और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर औरतें एक्सरसाइज करना बिल्कुल बंद कर देती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी के में। तो डाइट हो गया, दूसरा हो गया एक्सरसाइज, तीसरा है कुछ ड्रग्स मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए। कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन भी हैं, कुछ एलोपैथी के भी नए गाइडलाइन आते हैं WHO की तरफ से या फिर जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से गाइडलाइन आती हैं। तो वो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आयुर्वेद डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकें, उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फोर्थ चीज़ है हाइजीन। प्रेगनेंसी में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो स्पेशली प्रेगनेंसी में परेशान करते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलकर आपकी बनाती हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। थर्ड आपका एस्पेक्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि जो माँ फील करेगी, जिस तरीके की फीलिंग माँ के अंदर आएगी, वो सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर डेफिनेटली इफ़ेक्ट डालती है। अब इसको आप मॉडर्न के रूप में समझो या नहीं समझो वो एक अलग बात है, पर ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि यदि माँ जो भी सोच रहे होते हैं या माँ के अंदर जो भी इमोशंस आ रहे होते हैं, बच्चा उसको फील करता है। माँ घबरा जाती है, बच्चे की हार्ट बीट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मेडिकली प्रूफ हो चुका है। कई औरतें होती हैं ना जो लेबर के दौरान या फिर किसी चीज़ के दौरान बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं, तो जो पेट के अंदर बच्चा होता है ना, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। अब चाहे उसका रीज़न हार्मोन्स के द्वारा हो, नर्व सप्लाई के द्वारा हो या कुछ भी हो, मदर जिस तरीके से फील करेगी, जो सारी चीज़ें उसकी आएंगी, वो सारी चीज़ें बच्चे को इफ़ेक्ट डालती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, उसकी मेंटल कंडीशन को ज़्यादा हेल्दी रखने के ऊपर फोकस करें। ठीक है। ये 3 अप्रोच हो गए। फर्स्ट थिंग है जो रेगुलर चेकअप होने चाहिए, जो कि डॉक्टर का काम है। दूसरा टाइम है आपकी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना, फिजिकल हेल्थ को रखना। तीसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल। अब हम थोड़ा रेगुलर जो चेकअप होने चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय जो गवर्नमेंट है या जो उसकी गाइडलाइन आती है IMA की या WHO की गाइडलाइन आती है, उसके अंतर्गत ये है कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दौरान कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए, कम से कम 4। ठीक है। 9 महीने में एटलीस्ट मिनिमम 4 बार आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, ज़रूर चेकअप करवाना है। अब इस 4 में से जो पहला होता है, फर्स्ट, वो होता है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जैसे ही किसी भी महिला को पता चले कि वो गर्भवती है, उसे सबसे पहले जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये जो फर्स्ट टाइप वाला जो आपका एंटीनेटल चेकअप है, इसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो अप्रोच है वो बच्चे के लिए नहीं होता, वो माँ के लिए होता है।
मतलब मैं आपको समझाती हूँ, जो फर्स्ट चेकअप होता है जिसको एज सून एज पॉसिबल बोला जाता है कि जितनी जल्दी आपको चेकअप कराना है, ये उन सारी कंडीशन को रूल आउट करने के लिए है जिसके कारण किसी भी प्रकार से MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ आना पड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मदर को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मदर है जो अभी अभी कैंसर से डायग्नोज हुई है और फिर उसको प्रेगनेंसी ठहर जाए, ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को 9 मंथ तक चलाना, 9 मंथ की जो ड्यूरेशन है उस तक हैंडल करना, उसको कंसीव करके रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होता है MTP का, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पर MTP की जाती है, लेकिन ये ऑप्शन है जिसके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो जो पहला अप्रोच होता है वो हमेशा इसीलिए होता है कि मदर इस लायक है या नहीं कि वो 9 मंथ तक पूरे जो प्रेगनेंसी के जो सारी स्टेज हैं उसको कर सके, उसको सहन कर सके और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके। ऐसी एक कंडीशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें जो बच्चा रहता है, जो फीटस होता है, वो यूट्रस के अंदर नहीं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि जो नली होती हैं यूट्रस की, उसके अंदर डेवलप होता है। ऐसी कंडीशन में MTP करवाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो जाए किसी ना किसी मंथ में वो ट्यूबल जो है, जो फेलोपियन ट्यूब है, वो बस्ट होने वाली है और ये बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन हो जाती है, जिसमें बच्चे को तो खतरा है ही, माँ को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये वाली जो हेल्थ कंडीशन है वो जितनी जल्दी पता चल जाएंगी उतना उनका इलाज करना सरल होता है। इसलिए फर्स्ट हमेशा एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए, जो कि आपकी प्रेगनेंसी से जितनी जल्दी आपको प्रेगनेंसी पता चली है, 10 दिन ऊपर हुए हैं, 15 दिन ऊपर हुए हैं, आपको केवल 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 4 हफ्ते की है, 5 हफ्ते की है, तब आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं वही इस चीज़ को करते हैं कि एंटीनेटल नहीं, प्री नेटल चेकअप भी एक बार होना चाहिए। यानी कि माँ बनने से पहले भी स्त्री और पुरुष दोनों को अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि उनके जो स्पर्म और ओवम हैं वो हेल्दी कंडीशन के हों। इससे संबंधित मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहें कि आपको स्पर्म को और ओवम को किस तरीके से हेल्दी बनाना है, किस तरीके से अच्छी संतान के लिए आपका स्पर्म और ओवम की हेल्थ कंडीशन होनी चाहिए, यदि आपको वो सब जानना है तो आप पुराना वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट हेल्थ चेकअप। उसके बाद के जो 3 होते हैं, वो 2 तो होते हैं आपके मिड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर उसको बोल सकते हैं, यानी कि आपके 12वें हफ्ते में और 26वें हफ्ते में आप करवा सकते हैं। लास्ट एक होता है डिलीवरी से पहले, ठीक है, जो लास्ट आपके 32 वीक्स के बाद में आप करवा सकते हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम हेल्थ चेकअप है। वैसे तो आप जितनी बार करवाओ उतना अच्छा है। अगर आप 9 मंथ में पर मंथ जा सकते हो पर्टिकुलर हेल्थ एक डेट लेकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेगुलर चेकअप। दूसरे पे आते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन। फिजिकल हेल्थ कंडीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। अब डाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। लोगों को हमेशा पेशेंट भी आते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं क्या खिलाएं। लोगों को लगता है कि हम कुछ खिला के, कुछ अच्छा खिला के, कुछ नया खिला के इनको जल्दी ठीक कर देंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। प्रेगनेंसी की जो डाइट होती है वो आइडियल डाइट होनी चाहिए। आइडियल डाइट का मतलब बहुत ही सिंपल है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा 3, 13, 5 करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करिए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपके खाने में वेजिटेबल्स होनी चाहिए और वेजिटेबल्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। आपको अच्छी मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। अब कौन सी सब्जी खाएं? सारी खाइए, लौकी खाइए, तुरैया खाइए, कद्दू खाइए, फूल गोभी खाइए, पत्ता गोभी खाइए। इनको हिंदी में जिनको समझ में नहीं आ रहा वो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, मेरी ग्रामर इतनी ही है। मतलब बचपन में ये सब याद किए थे, पर जब भी किसी को फ्लो में बताते हैं ना तो लौकी, तुरैया, कद्दू ही निकलता है, तो प्लीज़ समझ लो, ठीक है। पालक खाइए, मेथी खाइए, और भी जितनी भाजियाँ आती हैं आप खा सकते हैं। आप तुरैया आप भटा खा सकते हैं, आप टिंडे खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, और भी जितनी भी सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके भी नाम आप सोच सकते हैं, वो सारी वेजिटेबल्स प्रेगनेंसी में खाई जा सकती हैं। आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप ईज़िली खा सकते हैं बिना कोई टेंशन लिए, ठीक है। खाने में आपके वेजिटेबल्स होना चाहिए। प्रेगनेंसी में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेयरी में कई लोग एक गड़बड़ी करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, खासतौर से गर्भवती महिलाओं के साथ में, कि केवल दूध देना चालू कर देते हैं।
मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि मेरे जो पेशेंट हैं वो गांव के एरिया के ज़्यादा हैं, रूरल कंडीशन वाले पेशेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाले इंडियन जो लोग हैं उनको थोड़ा कम देखती हूँ या नहीं देखती हूँ, ये कहा जाए। अब प्रेजेंट कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं देखती हूँ, मेरे पास गाँव के पेशेंट ही आते हैं। अब गाँव के पेशेंट में अक्सर ये मैंटेलिटी होती है कि जहाँ उनको लगे कि कमज़ोरी है, उनके पास एक ही तरीका है, घी दूध खाओ। सबको ये बोल देंगे दूध पीना चालू कर दो, सब सही हो जाएगा। 1-1 किलो दूध, 1.5 किलो दूध एक बार में। अब गर्भवती स्त्री यदि बिना किसी मतलब पहले से यदि इतना लेते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक से 1 लीटर दूध एक दिन में, 1 लीटर का मतलब कम से कम 4 एवरेज ग्लास होता है, क्योंकि एक ग्लास जो होता है 250 ml के समथिंग का होता है एवरेजली, ठीक है। तो 1 लीटर दूध का मतलब है 4 ग्लास दूध दिन भर में पीना। आज जिसको दूध पसंद है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दूध पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते, आप दिन में 4 लीटर मतलब 4 ग्लास दूध अगर पियोगे तो आप रोटी कब खाओगे? तो प्लीज़ ये गलती मत करिए। आपके खाने में डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसमें आप दूध, दही, छाछ, मट्ठा, पनीर ये सभी शामिल कर सकते हैं। कैल्शियम दूध के अलावा और भी सारी चीज़ों में होता है। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें केले में, चीकू में, ये अपना क्या होता है, नाशपाती जो होता है और सीताफल होता है, इन सब में कैल्शियम का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो केवल डेयरी प्रोडक्ट पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके खाने में डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट आपकी होने ही चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए आपके में। उसके बाद आता है आपको ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ड्राई फ्रूट्स में 2 कैटेगरी होती है। कोई ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि गर्म होते हैं, जिनकी जो आयुर्वेद के हिसाब से बताया जाए तो उनका वीर्य और विपाक जो होता है वो उष्ण और कटु प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो शीतल होते हैं उन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि शीत वीर्य के और मधुर विपाक के जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन किया जा सकता है। अब इसमें कौन से आते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। प्रेगनेंसी में बिना कुछ सोचे समझे आप मखाने का प्रयोग कर सकते हैं। मखाना प्रेगनेंसी में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। आयुर्वेद में इसके बारे में ढेर सारी चीज़ों में बोला गया है, बहुत तारीफ़ करी गई है। माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली चीज़ तो प्रेगनेंसी में मखाने खाना चालू कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बहुत ही आसानी के साथ में। दूसरी एक चीज़ है किशमिश, मुनक्का दाख, ये जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप बिना कुछ सोचे समझे किशमिश का प्रेगनेंसी में प्रयोग करिए, ईजीली खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ है चिरौंजी। चिरौंजी के दाने भी प्रेगनेंसी में बिना सोचे समझे आसानी के साथ में प्रयोग किए जा सकते हैं। कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत यदि पेट में गया तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में आपको बादाम, अखरोट, गोंद, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनका प्रयोग आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, ठीक। ये होगा ड्राई फ्रूट्स आपके। ये होगा आपका डाइट जो आपको मेंटेन रखनी है। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट लेना है। लास्ट में एक चीज़ भूल गई, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना प्रेगनेंसी में ज़रूरी है। 9 मंथ कंप्लीटली हैबिट में होना ही चाहिए कि पर डे आपको एक बड़ा बाउल फ्रूट्स का खाना है, या फिर आप 1 फ्रूट पर डे खा लीजिए, या फिर 3-4 फ्रूट्स को मिक्स करके उसका सैलेड बना करके आप खाइए। फ्रूट्स में भी आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फ्रूट्स हैं जिनके मामले में थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है, वो है एक नाशपाती। नाशपाती प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा होता है अनन्नास। अनन्नास का प्रेगनेंसी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है पपीता। ये 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जिसका प्रेगनेंसी में ज़्यादा प्रयोग, थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सेब, अनार, केला, चीकू, अंगूर और कौन से आते हैं, तरबूज, खरबूज, ये वाले जो फल हैं इनका आप आसानी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट टेंशन, ठीक है। ये 2 कैटेगरी आपकी हो गई फ्रूट्स की, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो आपको दाल, सब्जी, रोटी, मतलब दाल का प्रयोग, जितनी भी दालें होती हैं वो बदल बदल कर आपको प्रयोग करनी है। गेहूं वगैरह का आपको प्रयोग करना है। अलग अलग प्रकार के जो अन्न होते हैं उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। चावल प्रेगनेंसी में खाए जा सकते हैं। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि चावल खाना बंद कर दें क्या? बोलते पता नहीं ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। चावल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेफ है। आप इजीली चावल का प्रयोग कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, विदाउट टेंशन, ठीक है। ये हुआ आपका डाइट का पार्ट। अब आता है लास्ट पार्ट, वो है फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज।
प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना मस्ट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरू से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गलती मत करिएगा कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप प्रेगनेंसी के ऑलरेडी 6th और 7th मंथ में आ चुके हैं और अब आप जाकर एक्सरसाइज करना चालू कर दें। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर आपकी अभी अभी आपने कंसीव किया है तो हल्की एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए, जिससे कि वो बच्चे के वजन को सहन कर सके और लेबर के दौरान वो जो पेन उठने वाले हैं उसको सहन कर सके। ठीक है, इन 2 चीज़ों को टारगेट करते हुए पेल्विक फ्लोर की जितनी एक्सरसाइज होती हैं वो आप कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे एक्सरसाइज कौन सी है पेल्विक फ्लोर की, तो वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती। आप गूगल पे, यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लीजिए कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज कौन सी है। सिंपल 2-3 एक्सरसाइज होती है, उसको आप कर सकते हैं, वो प्रेगनेंसी में सेफ होती है। कभी फ्यूचर के किसी वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दूंगी कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, पेल्विक फ्लोर को आपको मजबूत करना है तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। हमेशा ध्यान रखिए शुरू से करनी है, बीच में स्टार्ट मत करिएगा। मतलब ऐसा मत करिएगा कि डॉक्टर ने आपको बोल रखा है बेड रेस्ट करना है आपको, आपकी बच्चेदानी कमज़ोर है और मेरा वीडियो देखने के बाद में आप एक्सरसाइज करना चालू कर दें। ये काम मत करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सरसाइज का। उसके बाद आती है कुछ ड्रग्स में भाई कैल्शियम और आयरन का प्रयोग करना मैंडेटरी है। भारत में कम से कम गाइडलाइन है कि आपको प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये दोनों टैबलेट फॉर्म में आते हैं और इसका आपको प्रयोग करना ही है, ये मैंडेटरी है और हर व्यक्ति आपको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट देगा ही देगा। ठीक है, तीसरी एक चीज़ होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट हैं वो शुरू के 3 महीने लिए जाते हैं और उसके बाद में आयरन और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट लिए जाते हैं और कैल्शियम का सप्लीमेंट लिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से हर महिला के लिए उसके आंगनबाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता के पास में या फिर जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पे आयरन और कैल्शियम की जो सप्लाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। तो आप प्लीज़ वहाँ से परचेस कर लीजिए, ले लीजिए, कोई ख़रीदना नहीं पड़ेगा, फ्री में आपको मिल रही है और उसका सेवन करिए, वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गया ड्रग्स की वाले की बात। फिर लास्ट आती है हाइजीन। प्रेगनेंसी में जितने भी वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो वेजाइना की हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी फीमेल जो कि पीरियड नहीं आता, इसलिए वेजाइना की हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ों में बिल्कुल ही ढीली ढाली हो जाती है। उनको कोई ध्यान नहीं रहता कि इस मामले में कुछ करना भी है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम होती है पेट के कारण निचले हिस्से को देखना, उसकी साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए महिलाएं थोड़ी सी आलसी हो जाती है। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि यदि वहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली बच्चेदानी तक यानी कि सर्विक्स तक और जो आपकी यूट्राइन कैविटी है वहाँ तक पहुँच सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट। अब लास्ट आता है साइकोलॉजिकल कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और ये बहुत कॉमन है और इसको समझना पता नहीं क्यों बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि भाई ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। औरतों में होता है बिना कारण की चिड़चिड़ी आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, कई बार इतनी ज़्यादा ज़रा सी बात के ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है और कभी कभी बहुत बड़ी बात के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता। और ये चीज़ कई बार प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर से जब जॉइंट फैमिली में महिलाएं रहती हैं, गांव की महिलाएं रहती हैं, जिनका रेगुलर एक डे टू डे एक्टिविटी है और करनी है, वो वाली बात है, तो वहाँ पर अक्सर घर परिवार के लोग इस बारे में ध्यान नहीं रखते। प्रेगनेंसी के दौरान स्त्री के मानसिक कंडीशन का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो बच्चा है वो अनहेल्दी पैदा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मूड स्विंग हो जाते हैं, खाना खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब ऐसी कंडीशन में घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक तरफ तो स्त्री का मन कर रहा है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, घर वाले ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहा है कि खाना खाओ, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसी कंडीशन को थोड़ा सा प्यार के साथ में, इमोशनल कंडीशन के साथ में आपको हैंडल करने की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चलिए आज नॉर्मल खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ अलग सा बनाते हैं, कुछ डिफरेंट बना लेते हैं, कुछ अच्छा बना के खा लेते हैं या फिर टेस्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप हेल्दी रहेगा। ये बहुत प्रेगनेंसी के 9 मंथ की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, उसका बड़ा ही सिंपल सीधा सार है।
कोई ज़्यादा आपको हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, उसका ध्यान रखिए। अननेसेसरी दुनिया भर की रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको नेचुरली इंजॉय करिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक कंडीशन का ध्यान रखिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप के ऊपर ज़रूर फोकस करिए। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।